गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना चैप्टर अध्याय है वो इतिहास का थर्ड लेसन है प्लस टू क्लास का। अपने लेसन का नाम है प्रारंभिक समाज, बंधुत्व, जाति व वर्ग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। कहने का मतलब है कि लगभग ये 1200 सालों का इतिहास हो गया। ये जो काल है ये अनेक चीज़ों के कारण बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस काल में अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन देखे गए जिन्होंने समाज को अनेक ढंग से प्रभावित किया। तो इसलिए ये काल बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था, इससे पीछे जो लेसन था वो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, या जो प्रारंभिक 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम समाज में नातेदारी, जिसको बंधुत्व कहते हैं, इंग्लिश में किनशिप के नाम से जाना जाता है, जाति, कास्टिज्म, इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी। और इसके साथ साथ जो नए वर्ग उत्पन्न हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि जितना व्यक्ति का इतिहास है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से ही व्यक्ति की सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आवश्यकताएं पूरी होती है। तो समाज एक महत्वपूर्ण इकाई है और व्यक्ति समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। तो इस काल में हम समाज में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो जाति से रिलेटेड थे, चाहे वो नातेदारी से रिलेटेड थे, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है बंधुता और विवाह। इस काल में जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ, कृषि की प्रोडक्शन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि हुई, नए व्यवसाय उत्पन्न हुए और इस कहीं ना कहीं जो समाज था वो और अधिक मात्रा में संगठित हुआ, जिससे नए नए जो नातेदारी होती है, बंधुता होते हैं, वो उत्पन्न हुए। इसके साथ साथ इस काल में विवाह जो प्रथा थी उसमें भी अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। जैसा कि जो मनुस्मृति थी उसमें लगभग 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र देखने को मिलता है। इसके साथ साथ समाज में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन हुए वो इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। परिवार समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार से ही व्यक्ति की, चाहे वो सामाजिक है, कहीं ना कहीं राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, ये सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। समाज व्यक्ति की एक प्राथमिक पाठशाला होती है। परिवार जो है वो व्यक्ति की एक प्राथमिक पाठशाला होती है। परिवार से ही वो सबसे पहले अपने समाज के बारे में सीखता है कि समाज में उसको कैसा व्यवहार करना है। तो इस काल में जो परिवार उत्पन्न हुए वो इस काल की सामाजिक विशेषताओं को बहुत अधिक मात्रा में हमारे सामने प्रकट करते हैं कि उस समय समाज कैसा था। अब जो परिवार था वो इस काल में एक वंश परंपरा उत्पन्न हुई। इसका प्रमुख कारण था कि जो परिवार थे वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते थे। एक जो परिवार था वो होता था मातृवंशिक परिवार। ऐसे परिवार जिनमें विवाह के उपरांत बच्चों का जो सरनेम होता था, जो नामकरण होता था, वो उनकी माता के वंश के अकॉर्डिंग के अनुसार चलता था। कि जो माता का वंश होता था वही परिवार में माता से उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होते थे उनके वंश को निर्धारित करता था। दूसरा होता था पितृवंशिक परिवार। ऐसे परिवार जिसमें विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न होती थी उन संतानों का जो वंश था वो पिता के अनुसार निर्धारित होता था। आज भी हम नॉर्मली समाज में देखते हैं कि जो भारतीय समाज है कहीं ना कहीं इसमें पितृवंशिकता अधिक मात्रा में पाई जाती है, नॉर्मली ज्यादा ही है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारा भी जो सरनेम होता है, जो गोत्र होता है, वो हमारे पिता के गोत्र के अनुसार लगाता है, हम अपनी माता के गोत्र को नहीं जोड़ते। लेकिन इस काल में कुछ अपवाद थे। इस काल में भारत में मुख्य रूप से
जितने भी ये सामाजिक नियम रीति रिवाज जो निर्धारित किए गए, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ थे, चाहे वो मनु के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी मनु स्मृति, इनके द्वारा निर्धारित किए गए थे। लेकिन इस काल में जो सातवाहन शासक थे, जिनको दक्षिण पथ के स्वामी भी कहा जाता था, ये एक अपवाद के रूप में है। ये जो शासक थे ये खुद ब्राह्मण थे, लेकिन इन शासकों ने कभी भी ब्राह्मणीय परंपराओं का पालन नहीं किया। इन्होंने अपने पिता की बजाय अपनी माता के गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ा और अपनी माता के गोत्र के अनुसार ही इनकी वंश परंपरा आगे चली। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वो यहां तक कि अपनी माता के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ के उसके वंश को निर्धारित करते थे। तो ये इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ जो परिवार थे वो काफी बड़े होते थे। बड़े होने के कारण जो संयुक्त परिवार थे वो सामने आए समाज में। आज भी हमारा जो समाज है, हालांकि वर्तमान काल में जो परिवार है वो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और इसकी जगह जो एकल सिंगल फैमिली है वो सामने आ रही है। लेकिन जो परिवार होते थे काफी बड़े होते थे। इसमें माता पिता के साथ साथ दादा दादी और अनेक जो भाई बंधु तो होते थे वो शामिल होते थे। और बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये व्यवस्था आगे बढ़ी तो परिवारों में अनेक प्रकार के जो आर्थिक सामाजिक जो टकराव थे वो भी हमें देखने को मिले। इसके बाद है महाकाव्य व पितृवंशिकता, रामायण व महाभारत। अब इस काल में जो दो प्रमुख महाकाव्यों की रचना हुई, सबसे पहले रामायण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की रचना की गई, और उसके बाद वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना हुई। ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये भी उस काल की परिवार सामाजिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में बड़ी गहराई से प्रकाश डालते हैं। तो इन दो महाकाव्यों में पितृवंशिकता के ऊपर बड़ा प्रभावशाली वर्णन किया गया है कि पिता की मृत्यु के पश्चात जो पुत्र होता था वही अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। और इसमें भी जैसे हम देखते हैं कि और इन नियमों का बड़े धार्मिक और सहजता से कर्तव्य परायणता के साथ इनका पालन किया जाता था। जैसे कि इस काल का एक महाकाव्य था रामायण, उसमें हम देखते हैं कि जो महाराजा दशरथ थे उनके जितने भी पुत्र थे उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था राम, और बाद में जो दशरथ था उसका उत्तराधिकारी भी राम था। कि दशरथ की मृत्यु के बाद राम को ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठना था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि संपत्ति के विवाद सामने आए कि जो भरत की मां थी वो भरत को राजा बनाना चाहती थी, और बाद में हम देखते हैं कि जो बंधुत्व के विषय थे वो इतने जटिल थे कि राम को बाहर जाना पड़ा और उसने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया। और जो भरत था उसने, क्योंकि राम उसका बड़ा भाई था, तो उसने अपने बड़े भाई के जो आदर्श थे, जो परंपरा थी, उसका पालन किया। उसने गद्दी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस काल में पितृवंशिकता होती थी। पिता के बाद चाहे वो संपत्ति थी, चाहे वो वंश का निर्धारण था, ये सारी चीजें पिता के वंश के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होती थी। उसके बाद हम एक और इस काल का जो महाकाव्य था वो था महाभारत। महाभारत काल में भी हम देखते हैं कि जो परिवार थे वो बड़े पारिवारिक व्यवस्था बड़ी जटिल होती चली गई, और बाद में जैसे जैसे संपत्ति में वृद्धि हुई लोगों की, बड़े बड़े साम्राज्य विकसित होना शुरू हो गए, शहर विकसित होना शुरू हो गए, तो जो बंधुत्व होते थे उनमें कहीं न कहीं संपत्ति के विषय में विवाद होने शुरू हो गए। जैसा कि हमने देखा कि बाद में जो कौरव और पांडव थे उनके बीच में संपत्ति के लिए विवाद हुआ। इसमें भी जो सामान्य व्यवस्था थी उसमें वही सिस्टम देखने को मिलता है, पितृवंशिकता, कि जो धृतराष्ट्र था वो अंधा था,
जिसके कारण वो राजगद्दी या प्रशासन को संभालने में असमर्थ था। तो उसने राजगद्दी खुद संभालने की बजाय अपने छोटे भाई पांडव को उसने राज्य का सिंहासन सौंप दिया। लेकिन बाद में समस्या उत्पन्न हुई कि जैसे धृतराष्ट्र के जो लड़के थे, दुर्योधन था और उसके अन्य भाई थे, लगभग 100 थे, वो एक साइड में वो बड़े हुए, दूसरी साइड में जो पांडव था उसके जो 5 पुत्र थे वो बड़े हुए। बाद में हमें विवाद देखने को मिलता है संपत्ति का कि जो पांडव पुत्र थे उन्होंने दावा किया पांडव की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनके पिता राजा थे, इसलिए राजगद्दी के ऊपर पांडवों का अधिकार है। और एक साइड में जो दुर्योधन था उसके बारे में हमने देखने को मिला कि दुर्योधन का तर्क ये था कि जो धृतराष्ट्र ने राजगद्दी सौंपी थी पांडव को, वो एक कहीं ना कहीं परिस्थितियों के कारण सौंपी गई थी, वो उसको वास्तविक वो उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए क्योंकि दुर्योधन बड़ा हो चुका है, अब वो राजगद्दी को संभाल सकता है, तो अब वो राजगद्दी को प्राप्त करना चाहता था। तो इस प्रकार हमें महाभारत का जो पूरा का पूरा युद्ध था वो देखने को मिला। इस काल की एक अन्य जो विशेषता ये भी थी कि जो महिलाओं की स्थिति थी कहीं ना कहीं वो भी इस काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक थी कि जो महिलाएं थी इस काल में पिता अथवा जो पति होता था उसकी कहीं ना कहीं उसको संपत्ति के रूप में देखा जाता था। हालांकि ऐसा नहीं था, जो महिलाएं थी वो बड़ी मात्रा में शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, व्यापारिक गतिविधियों में भाग ले सकती थी और जितने भी आयोजन होते थे, यज्ञ होते थे, उनमें भाग ले सकती थी। लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इस काल में जो महिलाएं थी उसको पिता अथवा पति की एक निजी संपत्ति के रूप में देखा जाता था। जैसा कि हमने महाभारत में अध्याय देखने को मिला कि जो पांडव थे उन्होंने बाद में जो जुआ खेला गया था उसमें पांडवों ने लास्ट में जो उनकी सहपत्नी थी द्रौपदी उसको दांव पे लगा दिया था जुआ खेलते समय और वो उसको हार गए थे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पत्नी को एक संपत्ति के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन इस काल में ऐसा नहीं था कि महिलाओं की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। अनेक ऐसी महिलाएं थी जो उन्होंने राजनीति में बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया इस काल में। जैसे कि गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त की लड़की थी प्रभावती गुप्त, उसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि उसका जो भाई था वो अल्प आयु था, उसकी आयु कम थी, वो राजगद्दी को नहीं संभाल सकता था, तो प्रभावती गुप्त ने कुछ समय के लिए, हालांकि उस समय जैसा कि हम देखते हैं कि राजगद्दी का उत्तराधिकारी पुत्र होता था और पुत्र ही राजा की मृत्यु के बाद उसके पद को ग्रहण करता था, लेकिन प्रभावती गुप्त इस काल का एक अपवाद है कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि उसका भाई अल्पायु था, उसकी आयु कम थी, तो उसने राज सिंहासन को संभाला था जब तक कि उसका भाई बड़ा नहीं हुआ। आज का जो अपना लेसन अध्याय था, ये टॉपिक था, ये इतना ही था कि भाई लेसन नंबर 3 है ये, प्रारंभिक समाज, बंधुत्व, जाति व वर्ग, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, बंधुता और विवाह कि इस काल में जो किनशिप नातेदारी, नए नए प्रकार के नातेदारी, कुछ सामाजिक आधार पर जोड़े गए नाते होते थे या कुछ रक्त के आधार पर रक्त मूलक परिवार होते थे, आपस में सामने आए और इनके साथ साथ जो परिवार थे उनका वंश निर्धारित होना शुरू हुआ। या तो वो मातृवंशिक परिवार थे या वो पिता पैतृक वंशी परिवार थे। मातृवंशी परिवार वो होते हैं जिनमें माता के गोत्र को ही बच्चों के गोत्र के रूप में निर्धारित किया जाता है और माता की भूमिका परिवार में सबसे अधिक होती है। माता ही बच्चों के विवाह, पालन पोषण, शिक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं की माता के द्वारा की जाती है और जितने भी महत्वपूर्ण रीति रिवाज होते हैं, चाहे वो विवाह है, कुछ भी है, वो माता के द्वारा संपन्न होते हैं। पितृवंशीय वो थे ऐसे वंश जो पिता के गोत्र के आधार पर निर्धारित होते थे। भारत में जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में अधिकतर पितृवंशी या दुनिया में ही पितृवंशिक परिवार पाए जाते हैं। पिता ही परिवार का मुखिया होता है, उसी के गोत्र को बच्चों के साथ जोड़ा जाता है और उसी के साथ उसका गोत्र निर्धारित होता है आने वाले वंश का।
और पिता ही परिवार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय, वो लेता है। बच्चों की शिक्षा है, विवाह है, ये सारे पिता के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि महाकाव्य, जो इस काल में 2 महाकाव्य लिखे गए, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई और वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखी गई। इन 2 ग्रंथों से भी हमें पता चलता है कि जो परिवार होते थे वो पितृवंशिक होते थे। जो राजा होता था, राजा की मृत्यु के बाद जो उसका, इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, सबसे बड़ा पुत्र, उसको ही राजा का उत्तराधिकारी समझा जाता था। जैसे कि हमने रामायण में देखा कि जो महाराजा राम थे, वो उनको गद्दी मिलनी चाहिए थी उनके पिता के बाद, और इसी प्रकार हमने देखा कि महाभारत में ही ऐसे हुआ। उसके बाद हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति के बारे में। इस काल में ऐसा नहीं था कि महिलाओं को केवल पिता अथवा पति की संपत्ति के रूप में देखा जाता था। अनेक ऐसी प्रभावशाली महिलाएं इस काल में हुई जिन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक और साहस के द्वारा उन्होंने एक नया अध्याय लिखा। जैसे कि प्रभावती गुप्त, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि इसका भाई अल्पायु था तो इसलिए इसने एक लंबे समय तक बड़ी कुशलता के साथ प्रशासन का संचालन किया। तो आज का आपका यही था कि इस काल में बंधुत्व, विवाह, परिवार, वंश परंपरा, महाकाव्य, इस काल में जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनका आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू।